हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आस्वादन कर रहे थे अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर के बाल जीवन से हमारा परिचय अज्ञे जी कराते हैं। उसके जन्म से लेकर उसके अंदर अहम की भावना कब उत्पन्न हुई, भय नामक विकार उसके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे उसने अपने मन के भय को पराजित कर दिया, और सेक्स से संबंधित उसकी जो अवधारणा थी वो कब और कैसे बनी, ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा। अब आगे शेखर अपने ज़िंदगी में कैसे उसने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया, शिक्षा पाना शुरू किया, उसके बारे में जिक्र करते हैं। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं। अब देखिए, लेखक की ये जो बात है कि हमारा समाज अपने यंगर जनरेशन को शिक्षा देना चाहता है, लेकिन बच्चे के आग्रह के मुताबिक नहीं। हमारी जो इच्छाएं हैं, माता पिता की, गुरुजनों की या फिर समाज की जो इच्छा है वो बच्चों पर थोप दी जाती है, शिष्य के मन की नहीं। शिष्य क्या सीखना चाहता है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। देखिए कितने पते की बात अज्ञे जी कहते हैं कि हमारा ये समाज जो है व्यक्ति चाहता ही नहीं। व्यक्ति होगा तो उसका अपना अलग व्यक्तित्व होगा, उसका नज़रिया होगा, उसका दृष्टिकोण होगा, लेकिन अपना अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समाज चाहता ही नहीं। समाज क्या चाहता है? एक ही टाइप के कुछ पुतले। और अगर बच्चा ये नहीं बनना चाहता तो उसे ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाता है। और यह शिक्षा दी कैसे जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठुकते पिटते हैं, केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र, सबसे। अब देखिए, शेखर ये नोटिस करता है कि जो निर्धन होते हैं वो तो बचपन से ही ठुकते पिटते हैं, घर में ही नहीं, बाहर भी और सर्वत्र पिटते हैं। सारा संसार ही उनके लिए एक शिक्षणालय हो जाता है, जहाँ नीरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा दी जाती है। और जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता। उनकी शिक्षा का आरंभ घर में या स्कूल में होता है, और संसार वाली शिक्षा का समय जहाँ तक हो सकता है स्थगित किया जाता है। अब देखिए, उस समय के सिचुएशंस थे 1930s में, जो शेखर ऑब्जर्व करता है कि जो एकदम निर्धन बालक है उस पर तो समाज शिक्षा देता ही रहता है, घर के अंदर भी बाहर भी। लेकिन उस समय जो थोड़े वेल ऑफ थे, जो थोड़े धन संपत्ति वाले थे, उनके घर के बच्चों को क्या था, या तो मास्टर घर में आकर पढ़ाया करते थे या फिर स्कूल भेजा जाता था। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकदम सांचे में ढाल दिया जाता है, किंतु सोने के कड़े बनाने के लिए पहले उसे नरम किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टांका जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश किया जाता है, तब कहीं वह तैयार होता है। ऐसी ही है निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा। अब देखिए, लोहे और सोने, ये दो जो धातु हैं, जो मेटल्स हैं, दोनों में फ़र्क होता है। लोहा क्या होता है, एकदम से भट्टी में पिघलाकर आपको जिस सांचे में ढालना हो उसे उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन सोने को वो मैलिएबल होता है, यानी उसे पहले गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे पीट पीट कर उसे अलग अलग शेप देते हैं। तो निर्धन जो गरीब का बच्चा है वो लोहे की तरह उसे एकदम से ढाल दिया जाता है, भट्टी में पिघलाकर। समाज की जो इच्छा होती है उसी के अनुसार निर्धन के बच्चे को हो जाना पड़ता है।
और जो धनिक होता है उसके बच्चे को सोने की भांति पीट कर अलग अलग शेप में, ढांचे में बदल दिया जाता है। और दोनों में क्या होता है, बच्चे का व्यक्तित्व रहता ही नहीं। दोनों में क्या होता है, एक टाइप बनाकर रख देते हैं। सभी बच्चों को एक जैसे ही मार पीट कर, एक जैसे ही पढ़ा लिखा कर, एक जैसे ही बना दिया जाता है। समाज चाहता ही ऐसा कुछ है। इसे सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा भी इसके अनुरूप एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रारंभ हुई। अब देखिए शेखर के स्कूल की ओर हमें लेखक ले जाते हैं। एक कॉन्वेंट स्कूल था शेखर, जहाँ शेखर की पढ़ाई हुई थी। अब वो नेचुरली वो थोड़े धन संपत्ति वाले घर में पैदा हुआ था। आर्थिक स्थिति उसके परिवार की अच्छी थी, इसीलिए उसे कॉन्वेंट स्कूल नसीब हुआ। एक यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल की लताओं से आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए छोटे से उद्यान में लड़के और लड़कियों का एक समूह। तो वो क्या था, कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। सिस्टर बहुत प्रसन्न हो रही है क्योंकि बच्चे उस खेल में तल्लीन जान पड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं अवश्य, किंतु यह शायद उसकी उपस्थिति के कारण ही है। अब देखिए शेखर समझता है कि सिस्टर जो है उस कॉन्वेंट की, वो देख रही थी बच्चों को, इसलिए बच्चे थोड़े डिसिप्लिन्ड होकर, गंभीर होकर उस समय खेल रहे थे। वह हट जाएगी तो बच्चे अधिक स्वच्छंद होंगे और अधिक आनंद पाएंगे। यह सोचकर वह चुपचाप उद्यान से निकल जाती है। अब सिस्टर को भी लगता है कि मेरे रहने से शायद बच्चों को खेलने में जो स्वाभाविकता है वो संतोष नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ी हट जाती है। क्योंकि सिस्टर ने क्या देखा, बच्चे एकदम से शांत होकर खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाहर निकलते ही प्रत्येक को पता लग गया कि वे स्वच्छंद हैं, और इस स्वच्छंदता का उपयोग भी तत्काल ही हो गया। अब जैसे ही सिस्टर वहाँ से गई, सभी बच्चों को पता चल गया कि हमारा निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। सिस्टर तो चली गई, तो सभी एकदम से अपने स्वभाव में आ गए, क्योंकि 1 मिनट के भीतर ही 2 बालक लड़ पड़े, भिड़ गए और बाकी सब ने पक्ष ले लिए। अब देखिए लड़ाई हो गई बच्चों में। तो इतना डिसिप्लिन वो क्यों दिखा रहे थे बच्चे, क्योंकि सिस्टर देख रही थी। लगभग 10 मिनट तक घमासान लड़ाई रहा, फिर एकाएक ही शांति फैल गई, क्योंकि किवाड़ खुल गया था और सिस्टर ने प्रवेश किया था। और अब उसके चेहरे पर वह वात्सल्य भाव नहीं था, न आँखों में वह विनोद। अब देखिए सिस्टर थी, कॉन्वेंट की सिस्टर थी, लेकिन फिर भी जब बच्चों को लड़ते देखा तो उनके चेहरे से भी वो वात्सल्य भाव एकदम से उड़ गया। उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे। अब सौभाग्यवश उस कॉन्वेंट में उनका जो रूल था कि छात्रों को पीटा नहीं जाता था। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर घर की ओर चला जा रहा था, धीरे धीरे किसी विचार में लीन। उसकी जैकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं सकता था कि उस पर क्या लिखा है, किंतु अनुमान कर सकता था, क्योंकि सिस्टर ने उसे कहा था कि इसे अपने पिता को अवश्य दिखावे और उत्तर लेकर आवे, और फिर बोली थी, तुमने बहुत शरारत की है। अब देखिए उस कॉन्वेंट में बच्चों को पीटा नहीं जाता था, लेकिन शाम को जो वो घर जाता है तो शेखर के जैकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लटका दिया जाता है, और उसे क्या करना था, अपने पिताजी को वो दिखाना था। तो जाहिर है उसमें लिखा होगा कि तुम्हारा बेटा बहुत शैतानी करता है, उसने आज लड़ाई की स्कूल में। तो जाहिर है ये कुछ ऐसा है, बच्चा जानता है कि कुछ मेरे बारे में गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने मारपीट में भाग ली थी। वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था। उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी अवश्य, किंतु यह कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पिटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी, मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड क्यों पाऊं। अब देखिए ये शेखर कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो पोस्टमैन ने जब उसे उतरने को कहा तो वो डाकी के पाँव पर ही कूद पड़ता है। वो अपने अहम की तृप्ति चाहता है। छोटा सा लड़का है, लेकिन बड़ों जैसे मैच्योर जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ उसकी छोटी सी न्याय बुद्धि सोचने लगी कि जब मैंने लड़कों के साथ लड़ाई की तो मैंने भी उन्हें मारा, और
उनसे मुझे भी मार मिली, तो हो गया ना टिट फॉर टैट। अब घर जाकर अगर मैं ये कार्ड दिखाऊं तो पिताजी भी मुझे मारेंगे। अब ये क्या बात हुई, ये कौन सा न्याय हुआ कि मुझे 2 जगह से पिटाई मिले। उसने निश्चय कर लिया, कार्ड उतारा, फाड़ कर चिथड़े कर दिया, फेंक दिया। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं अब लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए कितना चालाक निकला। सिस्टर ने जो कार्ड दिया उसे एकदम से फाड़ दिया और जाकर पिताजी से कहता है कि मुझे कॉन्वेंट नहीं जाना। ये कॉन्वेंट वॉन्वेंट में कौन जाता है, लड़कियां जाती हैं, मुझे लड़कों वाले स्कूल में भर्ती करा दो। पिताजी ने हंसकर कहा अच्छा। उसे सिस्टर की विनोद भरी आंखें बार बार याद आने लगी, जो उसकी और कार्ड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही होंगी, और वह याद उसके लिए कितनी आह्लादकर थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा स्कूल स्कूल। अब देखिए उसके मन में, छोटा सा बच्चा है लेकिन वो इमेजिन करता है कि जो सिस्टर है वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो मेरे और पिताजी के आने की प्रतीक्षा कर रही होगी, वो पिताजी से मेरी फिर शिकायत करेगी, लेकिन मैं जाऊंगा ही नहीं स्कूल, मैं जाऊंगा तभी तो वो मेरी शिकायत करेगी। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया। ऊपर कहा गया कि सोने को धीरे धीरे नरम किया जाता है, एकदम ढाला नहीं जाता। जब शेखर ने कॉन्वेंट छोड़ दिया तब उसकी पढ़ाई का कोई और प्रबंध सोचा जाने लगा, और जब तक यह निश्चित नहीं हुआ उसे स्वच्छंदता मिली। देखिए बालक स्कूल नहीं जाना चाहता था, कॉन्वेंट नहीं जाना चाहता था, बस एक कारण से कि उसकी सिस्टर ने एक कार्ड उसके जैकेट में टांग दिया था। अब सिस्टर से डांट पड़ेगी, पिताजी से भी डांट पड़ेगी, ये लड़के का अहम मान नहीं रहा था, तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोहों को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी यहाँ दर्शाया गया है, बाल मनोविज्ञान, कि बालक को जब पढ़ाया जाता है, आप ज़बरदस्ती कुछ पढ़ाते हैं बालक को, तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे पढ़ने के लिए बाध्य करती है। उसके बड़े भाई जब अपने मास्टर से पढ़ने बैठते तब वह स्वयं जाकर उनकी मेज़ के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई उसे वहाँ खड़ा रहने पर बाध्य नहीं करता था। अब देखिए ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म पहनाकर जब स्कूल भेजा जाता है तो विद्रोही का मन पढ़ने को नहीं होता, लेकिन जब कोई उस पर ध्यान नहीं देता है तो स्वयं जिज्ञासावश वो पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसके बड़े भाई को पढ़ाने एक मास्टर आया करते थे, तो उनकी मेज़ के पास जाकर ये भी खड़ा हो जाता था। यह इतना छोटा था कि मेज़ तक पहुँच न पाता, तब वह पंजों पर खड़ा होकर हाथों से मेज़ का किनारा पकड़ लेता और उस पर टोढ़ी टेक कर सुना करता। उसके भाई और उनका मास्टर हंस देते, किंतु उसे कुछ कहते नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। देखिए ये छोटा था, तो मास्टर इसके बड़े भाई को पढ़ा रहा है, तो ये भी वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन लेता था। ऐसे ही कई दिन रहा। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए, भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़ते देखकर बोले, आज का पाठ सुनाओ तो, कुछ याद है? उन्होंने आरंभ तो अच्छी तरह किया, किंतु बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप रह गए। पिता ने वात्सल्य भरी हंसी हंसकर कहा, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ा करो। और जाने को हुए तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज़ में, जो व्यग्रता से कांप रही थी, कहा, मैं सुनाऊं? सब हंस पड़े, पर पिता एक अनुमति सूचक मुस्कुराहट से उसकी ओर देखने लगे। अब जो बड़े भाई हैं वो तो सब हंसने लगे, क्योंकि इतना क्लिष्ट पाठ ये छोटा सा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। सब हंस पड़े। वह बहुत देर नहीं रही। क्या बहुत देर नहीं रही? उनकी हंसी। थोड़ी ही देर में उन सबके चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे पहले और उससे एक कई पहले दिनों के पाठ जबानी सुना दिए।
बिना क्षण भर भी रुके हुए। उसके पिता ने प्रसन्न होकर ऐसे जैसे पुरस्कृत कर रहे हो कहा, कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देते हैं। अब देखिए, छोटा सा बच्चा पूरी पाठ सुना जाता है तो पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अलग मास्टर रख देते हैं। अब देखिए, ये लड़का चाहता नहीं है कि कोई मास्टर उसे पढ़ाए, ये एक विद्रोही बालक है। इसका साइकोलॉजी क्या है कि जब कोई इसे बाध्य करता है तो उसे इसमें मज़ा नहीं आता। जब कोई उस पर ध्यान न देता हो तब इसके मन की जिज्ञासा स्वयं जागृत होती है। लेकिन हाय रे पुरस्कार, हाँ, तो दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया, किंतु आया ही रहा बहुत दिन नहीं। आरंभ के 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा, उनका शिष्य एक कुर्सी की पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है, बार बार। मास्टर साहब ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। मास्टर साहब ने यह नहीं जाना कि बालक ने कहीं किसी बात में सुना था, वह बड़ा पक्का निकला और इस कथन में प्रशंसा की ध्वनि पाकर उसने निश्चय किया था कि मैं भी पक्का होऊंगा। मास्टर साहब ने हंसकर कहा, देखूं तो कितने पक्के हो, मुझसे टक्कर लड़ाओगे? आह्वान, उसने कहा, आइए। अब देखिए, ये बालक इतना विद्रोही है, इसने कहीं सुन रखा था कि वो बड़ा पक्का निकला, तो इसने सोचा क्या कि अपना सिर कहीं पटक देने से इसमें मजबूती आ जाएगी। अब मास्टर को भी ऐसा लगा कि चलो मुझसे टक्कर लोगे, तो ये रेडी हो गया एकदम। तो ये एकदम से तैयार हो गया। एक ही टक्कर हुई। जब बालक ने दूसरी के लिए सिर पीछे झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई है। वे हाथ से माथा थाम लेते हैं जैसे अपने को सहारा दे रहे हों और फिर उठकर बाहर चले जाते हैं। अब देखिए, मास्टर ने ऐसे एक बच्चे को कभी पढ़ाया नहीं होगा। उसके माथे पर इतनी ज़ोर से चोट लगी कि वो एकदम से परेशान हो गए और वे फिर नहीं आते, क्योंकि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रौब रहे। अब ये भी एक पते की बात है कि शिष्य पर गुरु का एक अधिकार जब तक रहे तभी तक गुरु पढ़ा सकता है। अगर टीचर को क्लास पर कंट्रोल नहीं है तो वो टीचर एकदम वेस्ट है, यूजलेस है। शिष्य के ऊपर शिष्य चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो, देखिए हमेशा ये नहीं कि गुरु श्रेष्ठ होता है, शिष्य बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन गुरु का रौब, गुरु का अधिकार बना रहना चाहिए शिष्य के ऊपर। अगर वो नष्ट हो गया तो गुरु का वहाँ रहना ठीक नहीं है। तो यहाँ भी वही हुआ, मास्टर का रौब बच्चे पर नहीं रहा। बच्चा माथा से गुरु को ही टकरा देता है और गुरु को चोट लगती है तो गुरु चले गए। कुछ दिन बाद एक और नया मास्टर आया, लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ाने बैठा मुंह में पान लेकर, और जब बालक डिक्टेशन लिखने लगा तब बार बार भूमि पर थूक कर उसका ध्यान भंग करने लगा। बालक ने उद्दत स्वर में कहा, मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं? मास्टर साहब ने पिता से रिपोर्ट की। पिता ने बालक को डपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? अब देखिए, मास्टर एकदम लखनवी था, पक्का लखनवी था, पान मुंह में रखकर थूकता जाता था। बच्चे को डिक्टेशन बोला, एक वर्ड बोला, थूक दिया, दूसरा वर्ड बोला, थूक दिया। अब बच्चा जो है विद्रोही है, उसने पूछ लिया। क्या पूछा? मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं? अक्सर बच्चे पूछते नहीं हैं, तो मास्टर को ये पहला अनुभव था कि कोई शिष्य इस प्रकार उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने पिताजी से कंप्लेन कर दी। अब पिताजी ने कहा कि भाई तुम क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? बालक उसी स्वर में बोला, पढ़ूं कैसे, कोई पढ़ाए भी, मास्टर साहब तो थूकते ही जाते हैं। पिता ने समझा तो कि बालक की बात में कुछ सार है, किंतु वे बालक से ऐसा उत्तर पाने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रुद्ध होकर बोले, बको मत, जाकर पढ़ो। अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो
अब देखिए पिता समझ गए कि बच्चा जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, क्योंकि मास्टर जी जो है पढ़ाते वक्त कम से कम उसे पान नहीं चबाना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चा इस प्रकार की बात बोलने लगे, उसको प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है। तो पिताजी ने क्या कहा, जाकर पढ़ो, आइंदा शिकायत नहीं होनी चाहिए। बालक चला गया। उसने देखा न्याय कहीं नहीं है, किंतु वह अन्याय के आगे झुकने को भी तैयार नहीं हुआ। सिर झुकाए ही पढ़ने के कमरे में गया, किंतु वहां पहुंचते ही मास्टर को देखकर उद्दत और ललकार भरे स्वर में बोला, थुक्कू मास्टर। अब देखिए काफ़ी विद्रोही था। चुपचाप पिता की बात मानकर मास्टर के पास गया तो, लेकिन मास्टर को देखते ही बोला, थुक्कू मास्टर। मास्टर साहब ने चौंक कर कहा, क्या? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार ऐसे कहने लगा जैसे हथौड़े से किसी चीज़ पर चोट कर रहा हो। उस दिन इतनी ही पढ़ाई हुई, कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तब उसे कमरे में बंद कर दिया गया। रोटी नहीं दी गई। कहा गया, वचन दो कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मास्टर जी को कोई शिष्य यूं बुलाए सीधे मुंह पर। वैसे कई नाम तो हम अपने टीचर्स को देते होंगे, लेकिन जब टीचर्स न हो तब। लेकिन यहाँ तो क्या है, छोटा सा लड़का है, शिष्य है, गुरु के मुंह पर ही कह डालता है, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। तो सजा क्या मिली? उसे कमरे में बंद कर दिया गया, खाना पीना सब बंद। कहा गया, वचन दो कि ऐसा नहीं होगा। पर नहीं, बालक थक कर सो गया, वहीं रहा। अब देखिए और कोई बच्चा होता तो सॉरी कहकर आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कीजिए पापा मम्मी कर कर बाहर आ जाता कमरे से। लेकिन ये वहीं रहा तब तक जब तक कि दूसरे दिन फिर पढ़ाई का समय नहीं हो गया और उसे मास्टर साहब के सामने नहीं उपस्थित किया गया और उसने फिर उसी प्रकार कहना आरंभ नहीं किया, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। अब देखिए इतना स्टबर्न था ये, एक बात पर टिक जाता था तो अड़ जाता था। दूसरे दिन भी मास्टर को थुक्कू मास्टर बुलाता है। उसके बाद से मास्टर जी नहीं आए। यूँ समाप्त हुआ उसकी शिक्षा का पहला परिच्छेद। अब देखिए एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ उसकी ज़िंदगी में, पहले कॉन्वेंट में शुरू हुआ, छोटी सी बात को लेकर कॉन्वेंट छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा समय जो उसने आनंद से पढ़ा वो तब था जब उसके लिए कोई मास्टर नहीं रखा गया, कोई उसे बाध्य करे कुछ करने के लिए उसे पसंद नहीं था। और उसकी क्या मान्यता थी कि हमारी जो शिक्षा है कैसी है कि हम टाइप क्रिएट करते हैं, व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल दिया जाता है और मूल रचना न रहने देकर मात्र प्रतिलिपि बना दिया जाता है। प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी। आदमी को आदमी रहने नहीं दिया जाता। हमारा समाज थोक पीट कर या तो लोहे की तरह या सोने की तरह जो भी हो, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के साथ समाज रहने नहीं देता। तो ये थी शेखर की जीवनी में, शेखर के एजुकेशन से संबंधित, उसकी शिक्षा से संबंधित जो आरंभिक उसके विचार थे और उसके जीवन में उसका शिक्षा कैसे आरंभ हुआ। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम और देखेंगे क्या क्या गुल खिलाता है शेखर। जुड़े रहिए, मस्त रहिए।